Hello everyone. So guys, we are back with another subject we are going to start today guys, and the subject is corporate law. So guys, हम क्या करने वाले हैं इस पर्टिकुलर अपनी सीरीज़ में हम कॉर्पोरेट लॉ स्टार्ट करने वाले हैं आज से. तो गाइस सबसे पहले हम क्या काम करने वाले हैं, हम पूरा फुल फ्लेज कॉर्पोरेट लॉ कवर नहीं करेंगे. हम सिर्फ एक रिवीजन होगा गाइस, ये फास्ट रिवीजन होगा, बुलेट ट्रेन रिवीजन होगा गाइस. इसमें हम कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम ड्यूरेशन में हम अपना मैक्सिमम पार्ट कवर कर सकें. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स. And one more thing guys, this particular what subject we are going to start is corporate law, and this particular lecture is for all CA CS CMA students. सो गाइस, ये लेक्चर जो होगा ये पर्टिकुलर जिनके सिलेबस में भी ये कॉर्पोरेट लॉ है उन सब के लिए ये लेक्चर होगा. सो डोंट वरी गाइस, स्टे ट्यून. तो देखते हैं गाइस, सबसे पहला चैप्टर हम डिविडेंड स्टार्ट करने वाले हैं आज से. तो डिविडेंड में गाइस सबसे पहला सेक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. तो गाइस, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड में मेरी बात ध्यान से सुनते जाएंगे, हम बहुत फास्ट चलेंगे. सो आपको एकदम मेरे साथ साथ ध्यान देना होगा. और इससे पहले, ये रिवीजन स्टार्ट करने से पहले गाइस, मेरा एक एडवाइस रहेगा आप सबको कि प्लीज़ आप एक बार इसको अपना खुद से रिवाइज करके उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत 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 बेनिफिट मिलने वाला है इसका. ये आपका एक बुलेट ट्रेन रिवीजन की तरह हो जाएगा. सो आपको हर चीज़ समझ आ रही होगी, आप रिलेट कर पा रहे होंगे उस टाइम कि हाँ यार मैंने ऐसे ही पढ़ा था. तो दोनों सो नाउ फर्स्ट सेक्शन वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज सेक्शन 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. तो गाइज ये सेक्शन क्या बोलता है, इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है सोर्सेज ऑफ डिविडेंड. सो गाइज देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सोर्सेज. नंबर वन इज current year profits. Number 2 is previous year undistributed profits. Number 3 is both first and 2, and number 4 is money provided by central government और state government. तो ये 4 सोर्स होते हैं गाइस डिविडेंड पे करने के लिए. फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास ट्रांसफर टू रिजर्व. गाइस वो कहता है दैट द ट्रांसफर बिफोर डिक्लेयरिंग एनी डिविडेंड कंपनी शुड ट्रांसफर एनी परसेंटेज to its reserves. And one more thing guys, transfer to reserve is now not mandatory. It's company's own discretion whether to transfer into reserves or not. It's the call of the company. It's not mandatory now. फिर एक पॉइंट वो और कहता है इसके साथ कि अगर आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड पिछले सालों के प्रॉफिट से अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हैं तो जितने भी प्रीवियस ईयर के अनएडजस्टेड लॉसेस या अनएडजस्टेड डेप्रिसिएशन थे वो आपको सेट ऑफ करने पड़ेंगे पहले. तो गाइस इसी के साथ हमने ये वाला पॉइंट खत्म करा. आगे बढ़ते हैं, डिक्लेरेशन आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. अगर गाइस हम पिछले सालों के प्रॉफिट से अनरिजर्व, अब हमारे जो फ्री रिजर्व है उनसे प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं. क्यों, कब करते हैं? सिर्फ एक ही कंडीशन पे करते हैं, जब हमारे पास इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट होता है, हमारे पास इतना प्रॉफिट नहीं होता कि हम डिविडेंड पे कर सकें. तो गाइस उसके लिए कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है हमारे को. तो नंबर 1 कंडीशन है जो वो ये कहती है कि जो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड होगा ना, इन केस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इट शुड नॉट बी हायर देन, इट शुड नॉट एक्सीड एवरेज ऑफ द प्रीवियस 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर. तो गाइस होगा क्या, पिछले 3 सालों में जितना हमने डिविडेंड दिया है वो रेट हम उनको प्लस करेंगे और उनको 3 से डिवाइड कर देंगे. तो गाइस इससे हमारा एवरेज निकल आएगा. तो जो हमारा इस पर्टिकुलर ईयर का करंट ईयर का डिविडेंड होगा ना, वो उस एवरेज से एक्सीड नहीं करना चाहिए. तो थर्ड पॉइंट में पहली कंडीशन हमने देखी कि जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो इट शुड नॉट बी एक्सीड मोर देन द एवरेज ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स. ठीक है गाइस. तो सेकंड पॉइंट आता है जो मैक्सिमम हम जो रिजर्व में से विड्रॉ कर सकते हैं, इट शुड नॉट बी एक्सीड 10% ऑफ द समेशन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व. फिर थर्ड कंडीशन आती है गाइस कि आफ्टर विड्रॉइंग डिविडेंड द बैलेंस इन द रिजर्व शुड नॉट फॉल बिलो, एक सेकेंड गाइस, शुड नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल. 15% से नीचे नहीं गिरना चाहिए. फिर एक पॉइंट वो और कहता है गाइस, जो लास्ट कंडीशन है हमारी, जो अमाउंट हमने विड्रॉ किया उसको पहले सेट ऑफ करेंगे, उसको पहले जो लॉसेस हैं करंट ईयर के जो लॉसेस हैं उसको पहले उससे सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद डिविडेंड देंगे.
गाइस मेरे को आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इससे पहले भी हमने यहाँ पर एक पॉइंट जब देखा था उसमें भी हमने बात करी थी कहीं ना कहीं कि जब हम पिछले सालों से प्रॉफिट देंगे, पिछले सालों से प्रॉफिट पिछले सालों के प्रॉफिट में से डिविडेंड देंगे, तो पहले हमारे को जितने भी पिछले सालों के जितने भी रिजर्व्स और जितने भी जितने भी जो लॉसेस चल रहे हैं या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन चल रहा है उनको पहले हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम डिविडेंड दे सकते हैं। लेकिन इस पॉइंट में वो बात कर रहा है कि जो डिविडेंड जो रिजर्व में से पैसा निकाला है ना, जो रिजर्व में से पैसा निकाला है डिविडेंड को पे करने के लिए उसको पहले यूटिलाइज करेंगे करंट ईयर के लॉसेस सेटअप करने के लिए। वहां पर बात हो रही थी प्रीवियस ईयर के अनएडजस्टेड लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन, यहां पर बात हो रही है करंट ईयर के। सो गाइस ध्यान देंगे, यहां पर बात हो रही है करंट ईयर के। तो 4 कंडीशन हमने कौन कौन सी करी गाइस? फर्स्ट करी बताइए जो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो पिछले 3 सालों के एवरेज से पिछले 3 इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग ईयर से ज़्यादा नहीं हो सकता इस साल का डिविडेंड। फिर दूसरा देखा हमने कि जो अमाउंट हम विड्रॉ करेंगे ना, इट शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। फिर थर्ड वन हमने देखा गाइस, थर्ड क्या देखा बताइए, जो हम ट्रांसफर करने के बाद जो रिजर्व में बैलेंस बचेगा इट शुड नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। फिर हमने देखा कि जो पैसा हम निकालेंगे ना, फोर्थ पॉइंट में जो पैसा हम निकालेंगे उसको फर्स्ट यूटिलाइज करेंगे करंट ईयर के लॉसेस को सेटअप करने के लिए। तो नाउ मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 4, इंटरिम डिविडेंड। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस। सो गाइस इसमें बोला है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने खुद डिसीजन लेकर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। बट क्या डिविडेंड के लिए, ये तो इंटरिम डिविडेंड के लिए board is authorized and board has full power to declare the interim dividend. But in case of final dividend, he has to the board proposes a dividend and the members have to pass the resolution that whether they are agree for receiving this particular percentage of dividend. तो guys एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो बोर्ड है हमारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो प्रपोज करते हैं डिविडेंड, मेंबर्स जो हैं उसके ऊपर ठप्पा लगाते हैं कि हाँ ठीक है इतना डिविडेंड हम लेने के लिए एग्री हैं। एक कंडीशन और आएगी, मेंबर्स अगर चाहते हैं तो डिविडेंड का रेट कम हो सकता है लेकिन डिविडेंड का रेट बढ़ नहीं सकता। तो ये चीज़ आप एक बार ध्यान देंगे। तो बात हमारी चल रही थी इंटरिम डिविडेंड के ऊपर। इंटरिम डिविडेंड में फर्स्ट पॉइंट हमने जो लिखेंगे उसमें ये लिखेंगे कि जो ये इंटरिम डिविडेंड है it should be decided by the board and also it should be paid by the board. No permission in the form of resolution of members is required to pay interim dividend. फिर वो कहता है कि अगर जिस साल हम interim dividend दे रहे हैं उसके पिछले इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर में हमारे लॉसेस चल रहे थे। तो गाइस जब हमारे लॉसेस चल रहे थे ना, उस केस में वो कहता है, सिर्फ उसी केस में वो कहता है कि जो एवरेज रेट ऑफ जो हमारा जो हम इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं ना, इट शुड नॉट एक्सीड द एवरेज ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स डिविडेंड। जो पिछले 3 सालों में हमने डिविडेंड दिया है उसका एवरेज जो है उसके एवरेज से एक्सीड नहीं होना चाहिए इंटरिम डिविडेंड। फिर क्या बोलता है गाइस, तो गाइस इसी के साथ जो मेन पॉइंट है हमारा इंटरिम डिविडेंड का ख़त्म होता है। फिर वो लास्ट पॉइंट में वो बोल देता है कि जो डिविडेंड हमने डिक्लेयर करा ना उसको 5 दिन के अंदर हमारे को शेड्यूल्ड बैंक में डिपॉजिट करवाना पड़ता है। इस पॉइंट को हम एक बार डायग्रामेटिक देखेंगे, टाइम लिमिट सारी हम एक बार इकट्ठी पढ़ेंगे गाइस, तो डोंट वरी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा गाइस डिपॉजिट ऑफ डिविडेंड, कि डिविडेंड को डिपॉजिट कैसे करना होता है। तो वही सेम बात इसमें यहाँ पर आती है कि 5 दिन के जैसे फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, जैसे आज 1 तारीख को डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो 5 दिन के अंदर उस डिविडेंड को हमें एक शेड्यूल्ड बैंक में डिपॉजिट करवाना है, सेपरेट बैंक अकाउंट में और शेड्यूल्ड बैंक में डिपॉजिट करवाना होगा। फिर उसके बाद देखेंगे गाइस, प्रोहिबिशन ऑन डिविडेंड। उसके बाद गाइस हम देखेंगे पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड कैसे होती है। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड के गाइस मोड्स हैं। सो सबसे पहले अगर हम कैश में कर सकते हैं, फिर दूसरा चेक में कर सकते हैं, फिर तीसरा थर्ड डिविडेंड वॉरेंट में कर सकते हैं, फिर फोर्थ इज इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड फिफ्थ वन इज ओनली टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर और हिज ऑर्डर और बैंकर। तो गाइस फिफ्थ पॉइंट हमने देखा, जो हम डिविडेंड पे कर सकते हैं ना, सिर्फ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को ही पे कर सकते हैं और उसके ऑर्डर को,
और बैंकर को, जैसे हम गाइस होता क्या है कि डिविडेंड रिसीव करने के लिए हम जो अपने बैंक को बोल देते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे डिविडेंड हमारा रिसीव कर लेना, तो बैंक भी रिसीव कर सकता है। या फिर हमने जो है कंपनी को ऑर्डर दे दिया कि हम ये पर्टिकुलर इंसान हमारा डिविडेंड रिसीव करेगा, तो वो भी कर सकता है, या फिर वो खुद कर सकता है रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। फिर उसने बताया था फर्स्ट पॉइंट में, या तो हम कैश में दे सकते हैं, या डिविडेंड वारंट दे सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यानी कि NEFT वगैरह करवा सकते हैं। फिर उसने बोला गाइस कि नो प्रोहिबिशन ऑन कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, कि जब बोनस इशू करने के लिए इसके ऊपर कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है, विदाउट एनी लिमिट हम जो अपना जो रिजर्व्स को कैपिटलाइज करके बोनस शेयर्स और बोनस कॉल्स हम विदाउट मतलब एनी रिस्ट्रिक्शन पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद गाइस प्रोहिबिशन ऑन डिविडेंड, कि किन केसेस में हम डिविडेंड दे ही नहीं सकते। तो गाइस देयर आर 2 सेक्शन नंबर 73 एंड 74। 73 इज अबाउट प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एंड 74 इज रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एक्ट। तो गाइस जितने भी हमने डिपॉजिट एक्सेप्ट करे हुए हैं ना, अगर वो पेंडिंग है या फिर जो डिपॉजिट हमने एक्सेप्ट करे हैं उनकी रीपेमेंट नहीं कर पाए हम 2013 एक्ट स्टार्ट होने से पहले, तो जब तक उनकी रीपेमेंट नहीं हो पाती, या जब तक हम जो उनका पैसा है वो वापस नहीं कर देते, तब तक हम डिविडेंड जो है डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इसी के साथ गाइस हमने सेक्शन 123 खत्म करा। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन 124। सेक्शन 124 इज डील्स अबाउट अनपेड डिविडेंड अकाउंट। तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पहला पॉइंट आता है हमारे पास डिविडेंड डिक्लेयर्ड रिमेनिंग अनपेड। तो गाइस होता क्या है, जैसे हमने आप ध्यान से सुनेंगे, टाइम लिमिट स्टार्ट होने वाली है गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हमने डिविडेंड डिक्लेयर करा उसके 5 दिन के अंदर हमारे को शेड्यूल्ड बैंक में डिपॉजिट करवाना होता है। फिर गाइस होता क्या है कि 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। तो गाइस जैसे डेट ऑफ डिक्लेरेशन थी हमारी 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, 1 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में हमारे को उसको स्पेशल शेड्यूल्ड बैंक में सबसे पहले ट्रांसफ़र करवाना होगा। फिर वो कहता है दूसरी बात, 1 तारीख से लेकर ना 30 तारीख के बीच में हमें उसको डिविडेंड अगर वो डिविडेंड अनपेड रहता है, यानी कि 30 दिन के अंदर अगर वो डिविडेंड किसी बंदे ने नहीं लिया या अनक्लेम डिविडेंड रहता है, तो 7 दिन के अंदर जहाँ पे 30 दिन खत्म होंगे ना गाइस, जहाँ पे 30 दिन खत्म होंगे उसके 7 दिन के अंदर हम उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल देंगे। गाइस इसके साथ वो एक और पॉइंट कहता है, अगर कंपनी देरी करती है ना डालने के लिए, तो उसको 12% इंटरेस्ट भी, जितने पीरियड वो डिले करती है 12% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट भी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, द कंपनी हैज टू ट्रांसफर द इंटरेस्ट ऑन द डिलेड अमाउंट टू दिस पर्टिकुलर अनपेड डिविडेंड अकाउंट, एंड दिस इंटरेस्ट also belongs to the members who not claim dividend within these 30 days. So guys कोई भी जो मेंबर रहता है, अगर उसको फिर बाद में डिविडेंड क्लेम करना हो, क्लेम वो तभी कर। गाइस एक चीज़ ध्यान देंगे, अभी हम सब हमने क्या देखा था अभी, कि हमने पैसा जो है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था। क्यों ट्रांसफ़र किया था? क्योंकि बंदे जो है 30 दिन तक अपना डिविडेंड घर लेकर नहीं गए थे। तो अब क्या 30 दिन जब तक वो डिविडेंड अनपेड अकाउंट में है, क्वेश्चन ये उठता है क्या जो हमारे जिनका डिविडेंड था वो क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो फिर वो कहता है उसके साथ कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अगर वो 7 सालों के लिए पैसा रह गया, गाइस पहले तो मेंबर ने 30 दिन हमने स्टार्टिंग में दिए तब नहीं उसने किया, फिर हमने 7 दिन के अंदर पैसा डलवाया अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 साल तक पैसा वो रह गया, लेकिन मेंबर ने फिर भी रिसीव नहीं किया। मेंबर एकदम ढीठ आदमी है, मेंबर कह रहा है मेरे को नहीं चाहिए, आप 2-2 रुपये डिविडेंड देते हो, मैं क्या, मेरे पास यही काम है, मैं 2-2 रुपये का चेक ला के बैंक में डालता रहूँ, मेरी रेपुटेशन है एक मार्केट में, मुझे नहीं चाहिए आपके 2-2 रुपये के चेक। तो गाइज़ वो क्या बोलता है कि मेरे को 2-2 रुपये के चेक नहीं चाहिए, तो वो डिविडेंड लेता ही नहीं है, वो ना ही क्लेम करने आता है। तो क्या होता है गाइज़, जब 7 साल पूरे हो जाते हैं, 7 सालों में से 1 साल भी उस बंदे ने 2 रुपये का, 3 रुपये का, 4 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड दिया, बट वो बंदा लेने नहीं आया, तो कंपनी भी ढीठ है। कंपनी क्या करेगी, ठीक है नहीं लेने आए तो मत लो, हम ये डिविडेंड तो का पैसा तो ट्रांसफ़र कर ही रहे हैं, डिविडेंड का पैसा तो ट्रांसफ़र कर ही रहे हैं, साथ साथ में आपके जो शेयर्स है ना
शेयर्स है ना, आप बहुत रिच आदमी हो ना, ठीक है, हम आपके शेयर्स भी उठाकर आईईपीएफ में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम आपके शेयर्स भी उठाकर आईईपीएफ में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जाओ आप जहाँ से मर्जी ले लेना, हम आपके शेयर्स भी उठाकर आईईपीएफ में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो उसके बाद वो कहता है गाइस, जब ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो ट्रांसफ़र करने के साथ साथ हमें एक डिटेल देनी होती है। व्हेन मेकिंग ए ट्रांसफ़र टू द फंड, द कंपनी शैल फर्निश टू द अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रिंग द फंड ए स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ द अमाउंट ट्रांसफर टू द फंड। एक डिटेल भी उसके साथ हमारे को देनी होती है। तो गाइस उसके बाद वो कहता है कि अगर वो बंदे को बाद में होश आ जाता है कि मेरे तो अब शेयर्स भी ट्रांसफ़र हो चुके हैं, तो वो बंदा शेयर्स क्लेम कर सकता है। लेकिन क्या यहाँ पर मुद्दा क्वेश्चन ये उठता है, क्या वो डिविडेंड क्लेम कर सकता है? गाइस बताइए मेरे को, डिविडेंड क्लेम कर सकता है क्या वो? डिविडेंड क्लेम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, डिविडेंड क्लेम नहीं कर सकता वो। तो गाइस इसी के साथ हमने ये अपना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ख़त्म करा। तो उसके बाद गाइस हमने now we are coming on to section number 127, फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। गाइस हमने पहले ही पढ़ा है कि 30 दिन के अंदर अंदर हमारे को डिविडेंड जो है देना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है। अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देती तो उसके ऊपर कुछ पेनल्टीज़ लगती हैं। पेनल्टीज़ गाइस आप खुद से याद करेंगे। फिर उसके जो अगर कंपनी ने 30 दिन के अंदर अंदर पैसा नहीं दिया, 30 दिन के अंदर पैसा नहीं दिया ना, 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी ने पैसा नहीं दिया, तो कुछ केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर कंपनी लायबल नहीं होगी। तो देखते हैं, एक्सेप्शंस देखने वाले हैं अभी हम सेक्शन नंबर 127 की। तो जो फर्स्ट एक्सेप्शन होगी ना गाइस, वो ये कहती है कि जो मेंबर जिसको डिविडेंड पे करना है ना, उसने कुछ ऐसी कुछ कंडीशंस लगाई हुई हैं, कुछ ऐसे ना उसने डायरेक्शंस दी हुई हैं कि जो डायरेक्शन कंपनी कंप्लाई नहीं कर पा रही। उसने बोला है कि मेरा डिविडेंड जो है ना मेरी गर्लफ्रेंड को देना, आप गर्लफ्रेंड लेने को तैयार नहीं है, तो उसकी वो कंडीशन जो है यहाँ पर कंपनी उनकी जो डायरेक्शन है दी हुई है वो ले नहीं पा रही, वो कंप्लाई नहीं कर पा रही। वो गर्लफ्रेंड कह रही है मैं 2-2 रुपये का डिविडेंड क्या करूँगी, मेरे को नहीं चाहिए 2-2 रुपये का डिविडेंड, वो एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो इस केस में कंपनी क्या करे? कंपनी का भाई कोई कसूर नहीं है इस केस में। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, वेयर डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय रीजन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ। किसी लॉ एंड रेगुलेशन के कारण वहाँ पे तबाही मची हुई है, बाढ़ आई हुई है, आप डिविडेंड बांट रहे हो। तो इस केस में भी थोड़ी, ये मैंने गलत एग्जांपल ली है, इस केस में लॉ एंड रेगुलेशन का कोई एग्जांपल होगा कि कोई लॉ आ गया है, कुछ आ गया है, कोई रेगुलेशन आ गई है जो कि डिविडेंड देने से मना करती है। तो 2 पॉइंट हमने अभी तक देखे गाइस। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हमें कहता है गाइस, वेयर डिविडेंड इज लॉफुली एडजस्टेड। कंपनी ने क्या करा, जो उसके जो डिविडेंड है ना उसको एडजस्ट कर दिया। उस बंदे ने क्या करना था, उस बंदे के पास जो शेयर थे ना उसके ऊपर 2 रुपये अनपेड मनी उसके ऊपर चल रही थी। कंपनी ने कॉल मांगी थी बट उस बंदे ने पे नहीं करी थी। तो कंपनी ने क्या किया, जब डिविडेंड दिया तो उस 2 रुपये का डिविडेंड दिया और 2 रुपये की उसकी कॉल पेंडिंग थी, तो वहाँ पर उसका एडजस्टमेंट कर दी। फिर फोर्थ पॉइंट कहता है गाइस, अगर डिस्प्यूट चल रहा है रिगार्डिंग द रिसीविंग ऑफ डिविडेंड कि किस बंदे को देना ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा, तो उस केस में भी एक्सेप्शन है। फिर लास्ट पॉइंट है guys, where the non payment of dividend is due to any default of the company, where the non payment of dividend, कोई इसमें जो कंपनी का कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, तो इस केस में भी ये एक्सेप्शन में आता है। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट एक्सेप्शन हमने पढ़ी, कौन सी पढ़ी गाइस जल्दी बताइए। फर्स्ट एक्सेप्शन हमने पढ़ी कि भैया उसने ना कुछ डायरेक्शन दी थी कि आप ना मेरा जो ये 2-2 रुपये का डिविडेंड है ना ये मेरी गर्लफ्रेंड को दे देना। अब गर्लफ्रेंड 2-2 रुपये का डिविडेंड लेने को तैयार नहीं है, तो कंपनी इसमें कुछ नहीं कर पाएगी, कंपनी का कोई फॉल्ट नहीं है। फिर सेकंड पॉइंट गाइस हमने देखा था कि अगर कोई लॉ और रेगुलेशन मना करती है डिविडेंड देने से, तो उस केस में भी कंपनी का कोई उसका फॉल्ट नहीं है। फिर थर्ड पॉइंट में हमने क्या देखा कि अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है कि जो जिस पर्सन को डिविडेंड पे करना है वो डिसाइड ही नहीं हो पा रहा, तो उस केस में भी हम डिविडेंड नहीं देंगे। फिर फोर्थ पॉइंट में हमने देखा कि जो डिविडेंड है ना जो नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड है ना उसमें कंपनी का कोई डिफॉल्ट नहीं है। तो गाइस ये हमने कुछ पॉइंट देखे जिसमें एक्सेप्शन थी कि आप 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी डिविडेंड नहीं भी करती तो भी वो कोई पेनल्टी उसके ऊपर नहीं लगाएंगे। तो नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 126। तो 126 गाइस कहता है डिविडेंड टू बी हेल्ड इन अबेयंस। गाइस होता क्या है, सपोज मैं ट्रांसफ़रर हूँ और सपोज़ मिस्टर एक्स जो है ट्रांसफ़री है, मैंने अपने शेयर्स मिस्टर एक्स को ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है गाइस, मैंने जब ट्रांसफ़र कर दिए, जिस डेट को जब मैंने ट्रांसफ़र करे तो अभी वो सब चीज़ प्रोसेस में ही चल रही हैं। तो उतने मान लो जब मैंने ट्रांसफ़र करे ना गाइस,
आज मैंने ट्रांसफ़र कर दिए, आज मैंने ट्रांसफ़र कर दिए, यहाँ इस डेट पर मैंने ट्रांसफ़र कर दिए, इस डेट पर मैंने ट्रांसफ़र कर दिए अपने शेयर्स मिस्टर एक्स को मैंने इस डेट पर ट्रांसफ़र कर दिए। अभी गाइस उसका इस पीरियड में ना अभी प्रोसेसिंग ही चल रही है, पेपर्स वगैरह सब तैयार हो रहे हैं, लेकिन कंपनी ने इस डेट के ऊपर डिविडेंड निकाल दिया। तो मेरे को बताइए गाइस, डिविडेंड किसको, ट्रांसफरर को मिलेगा या ट्रांसफरी को मिलेगा? तो इस केस में कंपनी कहती है क्योंकि हमें नहीं पता आपका क्या लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हमें नहीं पता ये जो ट्रांसफर डीड है, ये जो अभी जो पेपर्स आपके बने नहीं हैं, तो हम कैसे मान लें कि ट्रांसफ़र हो गया है? तो कंपनी क्या करती है, डिविडेंड ना एक्स को देगी ना वाई को देगी, ना एक्स को देगी ना वाई को देगी, और कहेगी डिविडेंड हम अपने पास रख रहे हैं तब तक जब तक ये जो ट्रांसफ़र डीड है रजिस्टर नहीं हो जाती और ट्रांसफरी का नाम हमारे रजिस्टर में एंटर नहीं हो जाता, तो तब तक डिविडेंड कंपनी नहीं देगी। फिर वो गाइस दूसरी कंडीशन कहता है इस डेट को डिविडेंड, इस डेट को हमने ट्रांसफ़र करा था बट ट्रांसफ़र अभी प्रोसेस में है। इस डेट को कंपनी ने आकर, इस डेट पे यहाँ पर आकर कंपनी ने क्या करा, उसने राइट शेयर्स या बोनस शेयर डिक्लेयर कर दिए। तो गाइस जो राइट शेयर और बोनस शेयर डिक्लेयर करे ना, उसको भी अबेयंस में रखा जाएगा, उसको भी किसी को दिया नहीं जाएगा। तो इसी के साथ गाइस हमने सेक्शन 126 भी कवर करा। उसके बाद हम देखने वाले हैं गाइस, तो गाइस मेन जो हमने पार्ट जो कवर करना था वो हम कवर कर चुके हैं। एक डायग्राम मैं आपको ज़रूर बना कर दूंगा इसमें। सपोज गाइस ये डिक्लेरेशन की डेट है, डिक्लेरेशन डेट, यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, तो पाँच दिन के अंदर अंदर ये पैसा कहाँ जाएगा गाइस? ये पैसा जाएगा शेड्यूल्ड बैंक में इन अ सेपरेट अकाउंट। फिर उसके बाद क्या होगा गाइस? तीस दिन के अंदर अंदर ये पैसा जो है पे हो जाना चाहिए, ये पैसा पे हो जाना चाहिए। इन केस ये पैसा अनपेड रहता है, इन केस ये पैसा अनपेड या फिर अनक्लेम्ड रहता है, तो क्या होगा गाइस? अनपेड या अनक्लेम के केस में 7 दिन के अंदर अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर हम इस पैसे को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल देंगे, इस पैसे को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल देंगे। लेकिन वो कौन से वाला केस होगा? अनक्लेम्ड वाला केस। अनपेड के कंडीशन में भी सेम चीज़ रहेगी, बट एक चीज़ एक्स्ट्रा क्या इसमें जाएगी, इस अकाउंट में एक्स्ट्रा क्या जाएगी? 12% का इंटरेस्ट, 12% का इंटरेस्ट पर एनम ऑन द पीरियड ऑफ डिले, वो भी इसमें चला जाएगा, है ना गाइस? वो भी इसमें चला जाएगा। तो अब गाइस ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ये इस डिविडेंड चैप्टर का क्रक्स है ये। अगर आपने ये चार्ट समझ लिया तो समझ लीजिए आपने सब कुछ समझ लिया। अब 7 साल के अंदर 7 साल तक अनपेड डिविडेंड, 7 दिन के अंदर अंदर हमने यहाँ पे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था पैसा, बट 7 साल तक ये पैसा जो है अनपेड रहता है, अनपेड या फिर अनक्लेम्ड रहता है। और इन 7 सालों के बीच में वो जो अमीर आदमी है वो एक बार भी डिविडेंड लेने नहीं आया, एक बार भी डिविडेंड लेने नहीं आया। यानी कि हुआ क्या कि 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक वो डिविडेंड, कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स यानी कि लगातार डिविडेंड जो है अनपेड रहा। तो उस केस में गवर्नमेंट बड़ी होशियार है। मोदी जी कहते हैं ठीक है आपको ये पैसे कम लग रहे हैं, ठीक है मित्रों, आपको ये पैसे नहीं चाहिए तो आप मत लीजिए मित्रों, ये पैसा
अब हमारा गवर्नमेंट का हो जाएगा, साथ साथ में पैसा तो होगा ही होगा, जो शेयर्स होंगे जिसके ऊपर आप डिविडेंड नहीं ले रहे, 7 सालों से नहीं लिया, पहले 30 दिन में हमने कहा ले लीजिए, आपने तब नहीं लिया, फिर 7 दिनों के अंदर अंदर हमने उसको उसमें अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डलवा दिया, तब भी आपने नहीं लिया। अब आप इस डिविडेंड के भी हकदार नहीं हैं, ना ही आप इस जो हम शेयर्स पे डिविडेंड मिल रहा था आपको, ना ही आप उसके उसके आपको अधिकार है। तो ये सारा पैसा, ये जो डिविडेंड का पैसा प्लस शेयर्स, लेकिन गाइस शेयर्स के लिए कंडीशन है कॉन्जिक्यूटिव डिविडेंड, ये वाली कंडीशन, एक बार भी डिविडेंड लेने नहीं आया। तो डिविडेंड प्लस शेयर्स, ये सारा पैसा उठकर कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा IEPF में, किसमें, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। ये पैसा सारा उठ के इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चला जाएगा। अब यहाँ पे 2 सवाल उठते हैं, क्या जो हमने पहला क्वेश्चन, क्या जो हमने डिविडेंड डिपॉजिट करवाया, क्या उसको अब जब उसकी नींद खुल गई मेंबर की, अब वो गरीब हो गया, उसको 2-2 रुपये की उसको अहमियत पता चल गई, वो उठ के आ रहा है, बोलता है कि मेरे पैसे दे दीजिए, मेरा डिविडेंड मेरे को दे दीजिए, मेरा डिविडेंड मोदी जी मेरे को दे दीजिए, मैं टैक्स भी दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मेरा डिविडेंड तो कम से कम मोदी जी दे दीजिए। मोदी जी कहते हैं नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। फिर वो आता है मोदी जी के पास, मोदी जी अच्छा शेयर तो दे दीजिए, अगली बार से तो कम से कम मैं डिविडेंड ले लूँगा। शेयर्स जो हैं गाइस मिल जाएंगे, शेयर्स उसको मिल जाएंगे, डिविडेंड नहीं मिलेगा। ये कब की बात कर रहा हूँ, जब पैसा IEPF में आ चुका होगा। अच्छा गाइस, जब यहाँ पर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा रहता है, यहाँ पर उस बंदे को अगर होश आ जाता है, यहीं पर होश आ जाता है, तो उस केस में क्या होगा, उसको क्या होगा, कंपनी के पास जाना होगा और कंपनी को कहना पड़ेगा कि ठीक है भैया मेरा डिविडेंड मेरे को दे दीजिए। इस केस में यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डिविडेंड उसको मिल जाएगा। तो गाइस इसी के साथ हमने अपना डिविडेंड चैप्टर ख़त्म करा। ये चार्ट अब मैं आपको कोशिश करूँगा कि ये चार्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँ, बिकॉज दिस इज़ द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चार्ट विच इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ मेनी सेक्शन। अगर आपको ये चार्ट अगर समझ आ जाता है ना, ये लिमिट्स लर्न हो जाती हैं, तो इट्स सो ईजी फॉर यू टू कवर 5 to 6 मार्क्स इन योर चैप्टर डिविडेंड। ये डिविडेंड चैप्टर गाइस लॉ में भी है और ऑडिट में भी है। तो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बैक टू बैक वीडियोस आएंगी, डायरेक्टर ख़त्म करेंगे, पहले अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के बाद ख़त्म करेंगे, फिर डायरेक्टर्स पे आएंगे। इसी के साथ सारा कॉर्पोरेट लॉ बुलेट ट्रेन रिवीजन में आपके साथ CA मैजिक पर सिर्फ आपको मिलेगा गाइस। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक अवर वीडियोस एंड if you liking our videos, then don't forget to share with your friends, because guys our only motive is to provide benefit to each and every student. So thank you very much, and once again happy Independence Day to all my dear friends. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you guys.